हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये कंप्लीट रिवीजन है। ऑल डाटा क्लास जितने भी आपको इसके अंदर डेट्स मिलेंगे सब कुछ अच्छे से करके पूरा का पूरा रिवीजन। इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर थर्ड, और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या रिफॉर्म्स 1991 या फिर क्लासेस को आप एलपीजी एंड अप्रेजल भी कह सकते हो। ये एक ही चैप्टर और क्लास विद इन 40 मिनट्स अच्छे से पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी की हालत थी ना, वो बहुत बुरी थी। इन्फ्लेशन क्लास बहुत हाई लेवल पे था, कर्जा हमारे ऊपर बहुत सारा था। इस सिचुएशन से हमारी कंट्री को उभारा है इन दोनों ने। पीवी नरसिम्हा राव जिस उस टाइम पे क्लास प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत दुखद घटना है कि 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो गई, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ क्लास 2004 में ही हो गई थी। लेकिन इन दोनों ने मिल के इकोनॉमी को सुधारा, और हमें हमेशा क्लास ओब्लाइज रहना चाहिए कि ऐसे लोग आए, ऐसे इकोनॉमिक्स आए हमारे देश के अंदर जिन्होंने 1991 में हमारी कंट्री के अंदर रिफॉर्म्स लाके जो क्लास एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आए। जो सरकार की थिंकिंग थी, अभी तक आपने सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा 1990 तक सरकार सारी चीजों को क्लास सेल्फ ओन कर रही थी। इसे हम रखेंगे, ये वाला काम हम करेंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन था 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। तो जो पुरानी सोच थी सरकार की, सारा काम हम करेंगे, सारे बिजनेसेस को हम संभालेंगे, लाइसेंस राज था, वो सब 1991 में खत्म कर दिया गया और एलपीजी लेके आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेके आया गया। जिसके बाद इकोनॉमी क्लास सुधर गई और काफ़ी ज़्यादा कर्जा हम लोग मुक्त हुए, फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे पास इकट्ठा हुआ, बहुत सारे फायदे हुए, इन्फ्लेशन भी क्लास काफ़ी हद तक डाउन हुआ, बहुत सारे बेनिफिट हुए। और आज हम इसी रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन इंडिया 24 जुलाई 1991 से लेकर वो आगे चलता रहा। और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने क्लास रिफॉर्म्स को लेके आए। इकोनॉमिक्स थे और बहुत अलग अलग क्लास यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और अपने जो हुनर को वो लगा के रिफॉर्म्स को लेके आए। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कंपोनेंट है एल, पी, जी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। आज हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। रीजन फॉर रिफॉर्म्स, तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण थे रिफॉर्म्स लाने के। राइज इन प्राइस 36% क्लास, जो महंगाई थी ना, सॉरी महंगाई जो थी वो 16-17% तक क्लास बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन रेट, हर चीज महंगी होती चली जा रही थी। फिजिकल डेफिसिट, हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था, बहुत सारा लोन, बहुत सारा कर्जा हमारे ऊपर था, और जिसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना वो बहुत ज़्यादा था। जो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो लगभग क्लास 36% था टोटल एक्सपेंडिचर। हम देश के अंदर अगर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, उसमें से 36 तो सिर्फ हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे। हमारी सरकारी जो कंपनियां थी उन्होंने उन्होंने लगभग 40 साल राज किया, 1950 से लेकर 1990 तक, बट उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा था नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट था, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम था और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था। और इंपोर्ट ज़्यादा है तो आपको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है। क्लास हमारे पास 2 हफ्ते तक का फॉरेन करेंसी का पेमेंट करने का ही बस पैसा बचा था। तो डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार होता है सरकार के पास, वो भंडार जो है वो भी कम होता चला गया था। मजबूरी में गोल्ड तक को बेचना पड़ गया था। चंद्रशेखर राव की सरकार में गोल्ड को बेचना पड़ गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना वो हमारा बहुत कम हो गया था। बहुत सारा गोल्ड आपको पता है कि इंडिया ने गिरवी रखा उस टाइम पे। उस टाइम पे हमें ना कोई लोन भी नहीं दे रहा था कि हमारी हालत इतनी खराब थी। तो इन सभी रीजंस के चलते सरकार अपनी कंट्री में रिफॉर्म्स लेके आई। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड ऑफ मेजर्स। जो रिफॉर्म्स आए वो 2 काइंड में थे, 2 मेजर्स थे उसके। पहला है स्टैबिलाइजेशन, दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टैबिलाइजेशन मेजर क्या होता है? दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर। ध्यान रखना, स्टैबिलाइजेशन मेजर क्या है? शॉर्ट टर्म मेजर्स है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो वीकनेसेस है उसको खत्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी का भंडार नहीं है।
तो हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा है। हम 100 रुपए का, $100 का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 150 का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो $50 कहां से आएगा पेमेंट करने के लिए? मान लो आपने एक्सपोर्ट किया, आपके हाथ में $100 आए, इंपोर्ट किया 150 का, तो 100 तो ये दे देंगे, बाकी 50 कहां से आएगा? तो इस बैलेंस शीट की जो डेफिसिट को, वीकनेसेस को ठीक करने के लिए सरकार जो मेजर लेती है उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दे रेफर्स टू लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये देखो, ये जो स्टेबलाइजेशन मेजर है ना, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेसेस को खत्म करती है बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइस प्राइस अंडर कंट्रोल। तो सरकार प्राइसेस को बढ़ाती है ताकि लोग बाहर से इंपोर्ट कम करें और रिजर्व मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए। उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स या स्टेबलाइजेशन मेजर्स। अगला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, दे रेफर्स टू लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है विच हेल्प to improving the efficiency of economy and increasing international competitiveness by removing rigidities in various segment of the Indian economy। देखो, जो structural reforms है ना, वो long term reforms है जिसके अंदर सरकार मदद करती है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इकोनॉमी की। इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये एलपीजी के थ्रू हुआ, बेसिकली लिबरलाइजेशन के थ्रू। लाइसेंस खत्म कर दिया, बाहर कंट्री वालों को क्लास ओपन इन्विटेशन दिया, आओ हमारी कंट्री में आके बिजनेस करो। कल तक उनको रोक रहे थे, हैवी टैक्स लगा रहे थे, आज टैक्स खत्म कर दिया, बोला आओ हमारे कंट्री में आके बिजनेस करो। बाय रिमूविंग रिजिडिटी, जो भी रिजिडिटी थी, जो भी क्लास अननेसेसरी कंट्रोल्स थे, वो सारे के सारे सरकार ने हटा दिया अलग अलग सेक्टर्स में। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जो कि लॉन्ग टर्म मेजर है। ओके, अब इसके अंदर 3 पॉइंट है, एलपीजी, तीनों को पढ़ना है क्लास, बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। और लिबरलाइजेशन क्या है ढंग से समझना, नाम से पता पड़ रहा है लिबरल। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस प्रीवियसली इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। 1990 से पहले सरकार ने बहुत सारे रोक टोक, आपने 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है वो भी पढ़ा होगा, उसके अंदर भी एलपीजी था। उसके अंदर 3 स्केड्यूल थे। स्केड्यूल ए 17 इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज, स्केड्यूल बी 12 इंडस्ट्रीज, स्केड्यूल 3 रेस्ट इंडस्ट्रीज। तो सरकार ने ऐसे लाइसेंस को, रेस्ट्रिक्शंस को जो सरकार ने पहले लगाए थे उसे खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या? नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस। 5 इंडस्ट्री, शुरू में इन्होंने बोला 5 इंडस्ट्रीज अगर आप खोलते हो तो ही आपको लाइसेंस, इन 5 में ही आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हथियार बना रहे हो, केमिकल बना रहे हो, तो भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा आपको किसी भी बिजनेस में लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप आराम से रजिस्टर करा के अपना बिजनेस जो है वो चलाओ। तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाने में आपको कोई रोक टोक नहीं है। मतलब अपना बिजनेस आप एक्सपैंड करो खुल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ता था स्केल बढ़ाने के लिए, अपने ही प्रोडक्ट का प्राइस को सेट करने के लिए तुम्हें सरकार से पूछना पड़ता था। वो सारी सरकार से कोई चीज पूछने का मतलब क्या है? करप्शन। सरकार के पास अगर तुम जा रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, किसी भी काम के लिए जा रहे हो, मतलब पैसा, तो सरकार इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से आपको बुलाती थी, अरे लाइसेंस लो। लाइसेंस लो का मतलब क्या है? हमारी जेबें भरो तब हम आपको परमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स, आप अपने प्राइस सेट कर सकते हो गुड्स के खुद ही। टैक्स रेट्स को कम कर दिए, अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिए, और जो प्रोसीजर था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उस प्रोसीजर को भी इन्होंने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया कि आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। जो फॉरेन कॉम्पिटिटिवनेस है, वो क्लास जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसमें फॉरेन कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया कि यार बाहर से लोग आएंगे, हमारे यहाँ बिजनेस करेंगे तो हमें काम मिलेगा, है ना, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, हमें काम मिलेगा और कंपटीशन बढ़ेगा हमारी कंट्री के अंदर। अब जो लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट है वो अलग अलग सेक्टर में क्या हुआ? सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब ये लिबरलाइजेशन हुआ, लाइसेंस को खत्म कर दिया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस इजी कर दिया, अननेसेसरी कंट्रोल्स को हटा दिया, आप अपने प्राइस खुद सेट करो, अपना बिजनेस जितना एक्सपेंड करना हो करो। 5 इंडस्ट्री में घुसोगे तो लाइसेंस चाहिए क्लास, वहां पे जरूरी है, बाकी किसी में लाइसेंस नहीं चाहिए। तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? तो सबसे लाइसेंसिंग खत्म हो गया, 5 इंडस्ट्री छोड़ के बाकी किसी में लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एबोलिश मतलब खत्म कर दिया सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अंडर दिस पॉलिसी नो लाइसेंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट। अगर आप कोई नया यूनिट बनाते हो तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपेंड करते हो तो भी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। शुरू में तो इन्होंने क्लास 18 इंडस्ट्रीज रखे थे जिनमें आपको लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन बाद में घटाकर इसको 5 तक कर दिया गया, लाइक लिक्विड, दारू, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल। अगर आप इन 5 चीज में घुसोगे तो भैया बिना परमिशन लिए केमिकल बनाओगे तो केमिकल लीक हो जाएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई तो क्या हुआ?
अगर आप बिना लाइसेंस लिए हथियार डिफेंस इक्विपमेंट बनाओगे तो भैया फिर तो आप डिफेंस इक्विपमेंट खराब डाल दोगे। पैसा खा के जो दुश्मन देश है उनसे पैसा खा के आप फुस्सी बम बना दोगे। आप जो है वो बम फटेगा ही नहीं, है ना। आप क्या करोगे, बंदूक बनाओगे और बंदूक के अंदर वो बंदूक फटेगा ही नहीं, वो बंदूक आप ही को नुकसान कर देगा उल्टा। तो भैया इस चीज के लिए तो आपको लाइसेंस चाहिए। सिगरेट है, लिक्वर है, कहीं जहर ना मिला दो, दारू पी के, सस्ती दारू पी के लोग मर भी जाते हैं कई बार, तो ये सब चीजें ना करो। तो यहाँ पे लाइसेंस चाहिए, इसके अलावा आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले सरकार कहती थी 17 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको हम ही चलाएंगे, सरकार ने लिबरलाइजेशन के तहत उसे घटा के 3 कर दिया। लाइक डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, इन तीनों का काम अगर करना हो तो हम करेंगे, इसको तो तुम प्राइवेट नहीं कर सकते। बट अब धीरे धीरे क्लास और चेंजेस आ रहे हैं। 2024-25 तक आते आते सरकार ने क्या करा, रेलवे को भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना चालू कर दिया। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैंने आपको पढ़ाया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर दिया गया था कि ये प्रोडक्ट आप ही बना सकते हो, लेकिन 1991 में सरकार ने क्लास वो भी खत्म कर दिया। अब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है। बाहर से मशीनरीज को इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया। यानी कि पहले एक एक्ट होता था MRTP एक्ट, उसे खत्म करके नया एक्ट लिया है कॉम्पिटिशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट, जो कि कब का था, 1969 का था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स हैं उन कंपनी को हर एक चीज के लिए ना परमिशंस लेने पड़ते थे, बहुत रोक टोक थे। लेकिन बाद में क्लास इन कंपनीज को क्या कर दिया, आजाद कर दिया और एक नया एक्ट बना दिया MRTP के प्रोविजंस को खत्म करके, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, राइट। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल तो पढ़ लिया, अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आरबीआई का रोल चेंज कर रही है। आरबीआई पहले था रेगुलेटर और बाद में क्लास इसको कर दिया फैसिलिटेटर, ठीक है। यानी कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ रेगुलेट नहीं करेगा, कमर्शियल बैंकों की हेल्प करेगा उनको ग्रो करने में और बेटर फैसिलिटीज को देने में। नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है ना वो इंक्रीज करने लगे क्योंकि बाहर कंट्री से भी बैंक आने लगे। लाइसेंस खत्म कर दिया, चीजों को आसान कर दिया, घूस कम हो गया, तो फिर परमिशन मिलने लगी, बैंक्स खुलने लगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया। कई सेक्टर में 100% तक, कई में 76, कई में 51% तक। यानी कि बाहर कंपनी से अगर इंडिया में आके कोई बैंक्स खोलना चाहता है तो उनको अलाउड है, वो खोल सकते हैं, किसी भी इंडियन के साथ पार्टनरशिप करके उस चीज को खोल सकते हैं। और उनका जो शेयर्स है वो बढ़ा दिया गया, लिमिट बढ़ा दिया गया कि आपको 76% तक के मालिक भी आप बन सकते हो अगर आप इंडिया में क्लास बैंक खोलते हो तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है ना उसमें। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ, हमारी कंट्री को डी वैल्यू कर दिया 18 to 19%। डी वैल्यूएशन पढ़ रखा है आपने, डी वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट खुद कम करे। हमारी करेंसी को चीप कर दिया, उसकी वैल्यू डाउन कर दी ताकि बाहर से लोग हमारे देश का ज्यादा सामान खरीदे, हमारे पास ज्यादा पैसा है। जैसे क्लास दिवाली के टाइम पे लोग डिस्काउंट देना चालू कर दें, क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे आप देख रहे हो लोग डिस्काउंट देना चालू कर रहे हैं। तो जब डिस्काउंट देना चालू कर देंगे लोग तो उससे सेल ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा आएगा। इसलिए सरकार ने अपनी कंट्री करेंसी को क्लास डी वैल्यू कर दिया। और साथ में मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, आपको पता है 2 एक्सचेंज रेट होता है, यानी कि फिक्स और फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबल को अडॉप्ट करने लगे और जहां पे डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स को देखते हुए फॉरेन करेंसी की वैल्यू रखी जाएगी। इसके तहत आज जो पहले $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था, आज क्लास वो बढ़ते बढ़ते 1991 के बाद बढ़ते बढ़ते अब 82, 84, 85 रुपए तक का $1 होने वाला है। तो ये 2 चेंज आए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। अब आता है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में क्या हुआ, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिफॉर्म्स कर दिया, यानी टैक्स रेट को कम कर दिया। रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस को कम कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार किए और टैक्स प्रोसेस को सिंपल बना दिया, इसलिए ताकि लोग आराम से ईमानदारी से टैक्स पे करें। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद भी लोगों ने ईमानदारी से टैक्स पे करना चालू नहीं किया, सरकार की जो टैक्स रेवेन्यू वो नहीं बढ़ी। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो लिबरलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन मुद्दा लिबरलाइजेशन का ही था, लाइसेंस राज खत्म करना। तो जो लिबरलाइजेशन था उसका इंपैक्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे क्या पड़ा, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। जो पहले कोटा था ना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस वो हटा दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, यानी कि एक लिमिट थी, कितनी लिमिट ही बाहर से मंगा सकते हो, वो हटा दिया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, आज एक्सपोर्ट टैक्स फ्री है। तो जो एक्सपोर्टर्स है ना, सरकार उनकी बहुत मदद करती है, वो बहुत फेवरेट पर्सन होते हैं सरकार के। क्यों, आप देश के अंदर सामान बना के बाहर वालों को बेच रहे हो, बाहर से डॉलर हमारे पास आ रहा है, नाम हो रहा है वो अलग। तो सरकार कहते हैं टैक्स फ्री है। अगर आप
1 करोड़ का सामान बना के बाहर बेचोगे ना, तो वो 1 करोड़ का ही जाएगा उनको, तो उनको सस्ता लगेगा कि यार 1 करोड़ का ही तो है, वो खरीद लेंगे, उनकी करेंसी स्ट्रांग है ना, इसलिए वो ज्यादा सामान खरीदेंगे हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा सामान बनेगा, सरकार को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन टैक्स सरकार ने फ्री कर दिया कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं। लाइक बाहर से कोई 1 करोड़ का सामान लेके आता है तो वो सामान हमारे यहाँ 2 करोड़ तक का बन जाता है टैक्स लग के। लेकिन अगर आप बेचोगे सामान बाहर कंट्री को तो नो टैक्स है उस पर, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया। और इंपोर्ट ड्यूटी को भी पहले से कम कर दिया, इंपोर्ट टैक्सेस कम कर दिया, और इंपोर्ट लाइसेंस जो है वो भी आसानी से मिलने लगा। पहले इंपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलता था क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, बट यहाँ पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग इजीली मिल गया। तो ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे इम्पैक्ट था लिबरलाइजेशन का। नाउ कम टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि सरकारी एसेट्स को, सरकारी संपत्ति को धीरे धीरे प्राइवेट को बेच देना। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। धीरे धीरे सरकारी कंपनियां, सरकारी शेयर्स वो धीरे धीरे प्राइवेट लोग लेते चले जा रहे हैं। सरकार ने पहले ये सारी चीजें अपने हाथ में इसलिए रखी थी क्योंकि सरकार को देश चलाना था। शुरू शुरू में अगर प्राइवेट के हवाले कर देते सारी चीजें तो प्राइवेट लोग सोशल वेलफेयर का मोटो नहीं रखते, वो प्रॉफिट मोटिव का मोटो रखते हैं। बट सरकार का यही काम थोड़ी है कि सारी की सारी एसेट्स को मैनेज करना, कंपनियों को मैनेज करना, डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, रेलवे को मैनेज करना। तो धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रही है। ऑब्वियसली इसका एक नुकसान, एक फायदा भी है। सरकार अगर रेलवे को धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है तो उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। हर चीज के मेरिट डिमेरिट होते हैं, ठीक है। तो सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है इससे प्राइवेट कंपनी इनको संभालेंगे, इनका बेटर एडवांसमेंट करेंगे, हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी मुनाफा भी कमाएंगे जो गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए नुकसानदायक होगा। सो प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, ओनरशिप को ट्रांसफर करो, मैनेजमेंट को ट्रांसफर करो, पूरी तरीके से कंपनी बेच दो, पूरी तरीके से सरकारी कंपनी को उठा के प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दो, या फिर सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दो। सरकार मान लो किसी कंपनी का, सरकार 70% मालिक है, उसमें से 20% शेयर सरकार किसी को बेच देती है। मान लो सरकार के पास 70% शेयर है किसी कंपनी का और सरकार उस कंपनी का 20% शेयर्स प्राइवेट के हवाले कर देती है। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको? डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनकी सेलिंग करते हैं शेयर्स, एक पार्ट है ना, सारा नहीं बेच रहे, सारा बेचेंगे तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और एक पार्ट को सेल करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार ने पूरा का पूरा उठा के बेच दिया, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार ने अपनी कंपनी के शेयर्स जो है, कुछ शेयर्स वो किसी और को बेच दिया। सरकार ने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, ये इन्वेस्टमेंट है, और उसको बेच दिया, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया, इससे भी क्लास क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है, ध्यान समझना। द कंपनीज इन विच शेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया, जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा है, या 51% ही है, आधे से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी महारत्न, सरकार की नजरों में ये महारत्न कंपनी है। उससे थोड़ा सा छोटा इन्वेस्टमेंट है नवरत्न, उससे छोटा इन्वेस्टमेंट है मिनी रत्न। और ये जो नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, इनकी कैटेगरी सरकार डिफाइन करती है अलग अलग अमाउंट ऑफ टर्नओवर, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। वो हमें नहीं जानना, हमें थोड़ा बहुत जानना है। महारत्न में 11 कंपनी है जनरली। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईओसीएल, सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियों का नाम सुना है। सरकार का इन कंपनियों में 51% से ज्यादा का स्टेक है, शेयर्स है। सरकार 51 इसलिए रखती है, या 51 से 50 से ज्यादा, या 51 इसलिए रखती है क्योंकि सरकार चाहती है कल को वोटिंग राइट्स हो तो हमारे पास आधे से ज्यादा लोग तैयार हो, तो बहुमत से हम जीत जाएं। जैसे इलेक्शन होता है ना, आधे सीट जिसके आगे, आधे सीट से ज्यादा वो जीत जाता है, उसी तरीके से। अगला है नवरत्न, इसमें 13 कंपनियां हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है पहले नवरत्न के अंदर आता था, बाद में क्लास वो हटके, जब जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी कैपिटल की, आप बड़े बड़े बन गए, तो फिर आप नवरत्न से हटके महारत्न में चले गए। छोटे बन जाते तो मिनी रत्न में आ जाते, और मिनी रत्न कंपनी क्लास 73 कंपनीज मिनी रत्न कंपनी है। ओके, एयरपोर्ट इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे वो क्लास आपका कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां जो है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़कर चलना इज ग्लोबलाइजेशन। आप एक चीज ध्यान रखना क्लास, ठीक है,
अगर मान लो आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ आपके पास एडवांटेज है, तो आप इनको भी शेयर करो, वो भी आपको शेयर, सब लोग मिलजुल के रहो कंट्री के अंदर, ठीक है, सॉरी मतलब पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब के अंदर। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले इंडिया फॉलो कर दी स्ट्रिक्ट पॉलिसी to reduce the volume of import. These are in form of import licensing, tariff, taxes, quantitative restriction, etc. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, सरकार ने ये सारे के सारे बैरियर्स हटा दिए और प्रमोट किया इंटरनेशनल ट्रेड को, कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करेंगे, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ ट्रेड करेगा। हमारे पास कुछ अगर वैक्सीन है, हमने बनाई, हम उनको शेयर करेंगे, उनके पास है तो वो हमें शेयर करेंगे। ऑब्वियसली अपना खर्चा जरूर लेंगे, लेकिन मना नहीं करेंगे किसी को। तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की जो स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है वो है इंक्रीज इन लिमिट। यही है क्लास डिटेल में, यहाँ पे मैं देखो डिटेल में बता रहा हूँ आपको। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेज टू 100%। एफडीआई क्या होता है? बाहर कंट्री से अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनकी लिमिट्स को 100% तक कर दिया कुछ सेक्टर्स में, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो फेरा है ना, फेरा को हटा दिया और फेमा बना दिया, नया एक्ट बना दिया फेमा, एफईए में। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज रेज फ्रॉम 40 to 51%, इन फ्यू सेक्टर्स इट इज रीच टू 100%। ग्लोबलाइजेशन के तहत बाहर कंट्री से अगर कोई इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, वो आसान बना दिया। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था ना, उसकी लिमिट्स को बढ़ा दिया गया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, to promote long term trade policy, all the restrictions and controls on foreign trade have been removed। तो जो भी ट्रेड पॉलिसी थी ना, वो लॉन्ग टर्म की बनाई जाने लगी, 20 साल 30 साल की ट्रेड पॉलिसी। अब बाहर से कोई इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है, आप 2 साल की लाइसेंस दोगे, 2 साल बाद लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो घर को जाएगा अपने? पॉसिबल है? इतना सारा पैसा लेके इंडिया में आएगा, लैंड खरीदेगा, सरकार से परमिशन लेके बिल्डिंग बनाएगा, और 2 साल 4 साल 5 साल वापस चला जाएगा? नहीं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ताकि बाहर से लोग आए, ओपन कंपटीशन इज इनकरेज, एक्सेप्ट फ्यू स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट ऑफ गुड्स आर ट्रेड फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। मतलब कुछ गुड्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सामान क्लास पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ले जा सकते हो, बेच सकते हो, ला सकते हो, कोई सरकार का रोक टोक नहीं है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। टैक्सेस को कम कर दिया, टैरिफ मतलब टैक्सेस, टैक्स बैरियर को खत्म कर दिया गया है, बहुत हद तक कम कर दिया गया, जिससे कंपटीशन और बढ़ा। और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन सरकार ने हटा दिया, मतलब जो लिमिट थी कि जो क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी आप बाहर से मंगा सकते हो, वो हटा दिया। अर्लियर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आर imposed but it was withdrawn। This is class conformity with the India's commitment to WTO। एक्चुअली इंडिया ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है अपने सारे मेंबर कंट्रीज से, 194 कंट्रीज के अंदर हैं, वो कहता है भैया किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आप नहीं लगा सकते। आपके पास कोई सामान है तो आप बाहर बेचो, और बाहर से कोई सामान लो, कोई किसी को रोक टोक नहीं करेगा सामान का। अगर आपने ऐसा किया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बैन कर देगा आपको, फिर कोई भी आपको सामान नहीं बेचेगा। ये वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही। इंडिया क्लास एक न्यू इमर्जिंग सोर्स ऑफ क्लास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है आउटसोर्सिंग से। आउटसोर्सिंग का बेसिकली मतलब क्या है? अपना काम किसी और से कराना। इंडिया में लेबर बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल है, पढ़े लिखे लोग आज की डेट पे 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए में भी काम करने को रेडी हैं। अमेरिका में क्लास अनपढ़ आदमी भी जो है वो लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लास पढ़े लिखे आदमी भी इतना कम पैसा कमा रहे हैं। तो इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है क्लास ग्लोब का आउटसोर्सिंग के लिए। तो बाहर से लोग आते हैं इंडिया में, कारखाना खोलते हैं कि ठीक है कारखाना तो जैसे भी खुल जाएगा, एम्प्लॉय सस्ते हैं। किसी भी कंपनी का सबसे ज्यादा खर्चा आता है एम्प्लॉयज की सैलरी पे हर महीने का, और एम्प्लॉय बहुत कम रेट पे काम करने को इंडिया में तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास इंडिया में काफी ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम बढ़ता है। आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी अमेरिका है लेकिन सर्विस सेंटर इंडिया में है। तो कॉल सेंटर्स तो बहुत ज्यादा फेमस है, आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर का जो बूम आया इंडिया में वो आउटसोर्सिंग की वजह से आया। आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंट्री हायर अनदर कंपनी और इंडिविजुअल टू परफॉर्म टास्क और हैंडल ऑपरेशंस। दिस सर्विस इंक्लूड कॉल सेंटर्स, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म एडिटिंग एक्सेट्रा। आउटसोर्सिंग is one of the important outcomes of globalization process। India has become a favorable destination for outsourcing। Most of MNCs, जितने भी MNCs इंडिया के अंदर हैं, वो क्लास बाहर से आई हुई हैं ज्यादातर इंडिया में, और अमेरिका से, बेसिकली अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, बहुत सारे एमएनसीज खुली हुई हैं, लोग वहां काम करते हैं, और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग काम करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल लेबर बहुत चीप रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमारा जो आईटी इंडस्ट्री का जो रेवोल्यूशनरी ग्रोथ हुआ वो इसी की वजह से हुआ। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इज क्वाइट अ पॉपुलर इन इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर्स। तो कॉल सेंटर्स में जो काम करते हैं ना, वो काम बाहर वाले लोग आपसे करवा रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। सस्ते रेट पे लेबर अवेलेबल है, इसीलिए क्लास ये होता है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्लास। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है अलग अलग देशों में। डब्ल्यूटीओ को स्थापना कब हुई? जनवरी 1 जनवरी 1995। और इसका पुराना एक्ट था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये पुराना एग्रीमेंट था और 1948 का एक्ट था। इसको खत्म करके अब नया बना दिया 1995 में, नाम बदल दिया, डब्ल्यूटीओ कर दिया। लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो अभी 164 है ना, अभी ये बढ़ गए होंगे क्लास, शायद मैंने गलती से पहले 194 बोल दिया था तो माफ करना। 164 कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। कितनी कंट्रीज हैं? 164 कंट्रीज हैं। और जितने भी मेंबर कंट्री है ना, उनको जो रूल रेगुलेशन डब्ल्यूटीओ ने बनाया हुआ है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सब इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर जो कंट्री है उनको डब्ल्यूटीओ के बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। द डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मेन मोटो है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड स्मूथ हो सके, कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार का ट्रेड और नॉन ट्रेड बैरियर, टैक्स और नॉन टैक्स बैरियर ना लगाए किसी भी बहाने से। तो अगर एक कंट्री में सामान बन रहा है तो वो फ्रीली अलग अलग कंट्री में मूव हो सके, इसके रूल्स कौन बनाता है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या क्या काम करता है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, टैक्सेस को हटाता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, किसी भी प्रकार का जो बैरियर है, रुकावट है, उसे वो खत्म करता है। रूल रेगुलेशन जो बनाए हैं ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग उसको अप्लाई करता है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वर्ल्ड रिसोर्सेज का, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को क्लास ये प्रोटेक्ट करने की बात करता है कि पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो। अगला है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो फ्रेमवर्क बनाना फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर दो कंट्री के बीच में विवाद आता है, डेली बेसिस पे कंट्री के बीच में लड़ाई झगड़ा आता रहता है, उसकी विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा उसका एक पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है। अगला है कैरी आउट पीरियडिक रिव्यूज। हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रिव्यू होता है और देखा जाता है मेंबर कंट्री की परफॉर्मेंस वगैरह को देखा जाता है, उनकी ट्रेड पॉलिसी क्या है, इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, कोई कंट्री किसी प्रकार का बैरियर तो नहीं लगा रहा, ये चेक किया जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर दो, चाइना के प्रोडक्ट नियम मत आने दो। यार वो चीज़ प्रैक्टिकली संभव नहीं है WTO की वजह से। अगर हम बोले चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आएगा तो WTO टांग अड़ाएगा, वो कंप्लेन करेंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम इंडिविजुअली तौर पे ना खरीदें, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम बैन नहीं कर सकते उसको कि यार कंट्री के बॉर्डर से ही बैन कर दो कि ना आए, वो हम नहीं कर सकते। WTO को वो भी मेंबर है, हम भी मेंबर है, और हमें इनके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे टर्म्स है दो। जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है ना, इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड चल रहा है, इंडिया रशिया के बीच में ट्रेड चल रहा है, दिस इज कॉल्ड बायलैटरल ट्रेड। और जब ट्रेड में कई सारे लोग, कई सारी कंट्री इन्वॉल्व हो, जैसे क्लास नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये जो कंट्री क्लास इसके अंदर इन्वॉल्व है, कनाडा भी है, तो वो मल्टीलैटरल ट्रेड है। जब ट्रेड होता है मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में व्यापार हुआ, ठीक है, 3 देशों में, 4 देशों में, 5 देशों में व्यापार हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीलैटरल ट्रेड। तो दो और ये मल्टी, बस इतना ध्यान रखना। तो हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन, ज्यादातर चीजें हमने जो पढ़ी वो लिबरलाइजेशन की पढ़ी, वही इस चैप्टर का मेन एम था। 1991 में वही मेन पॉलिसी थी। तो ये जो लिबरलाइजेशन हुआ, एलपीजी हुआ, उससे फायदा क्या हुआ? अप्रेजल, यानी कि फायदा क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रो होने लगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो रिफॉर्म्स लेके आए उस प्रॉब्लम ने वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो पहले थी। जैसे इकोनॉमी ग्रो करने लगा, हमारी इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा, कारखाने खुलने लगे, लाइसेंस खत्म कर दिया, लोगों को एनकरेज किया कि अपना व्यापार करो, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, बाहर कंट्री से इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आने लगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, जिससे डॉलर की जो कमी थी हमारे पास वो यहाँ कमी खत्म होती दिखाई दी, एक्सपोर्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हुआ, पहले जो बहुत ज्यादा महंगाई थी ना उस पे क्लास कंट्रोल किया गया, लोन कर्जा जो हमारे ऊपर था वो भी क्लास कहीं हद तक कम हुआ, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगी प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में आपने प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से क्लास रोजगार भी बढ़ने लगा। सरकार कतराती है रोजगार देने से, आपने न्यूज में सुना होगा कि वैकेंसीज आई लेकिन नौकरी नहीं मिली, 10 साल तक वैकेंसीज आती रही, नौकरी ढंग से मिली नहीं लोगों को, कभी पेपर पोस्टपोन हो गया, कभी कुछ हो गया, तो सरकार सोचती है यार ज्यादा नौकरी दे देंगे तो सबको सैलरी बांटनी पड़ेगी, और नौकरी से निकाल तो सकते नहीं, सरकारी में लग गए तो इतनी सारी सैलरी बांटेंगे, खर्चा आएगा, उनको सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस दो, खर्चा आएगा, सरकार डरती है। बट प्राइवेट नहीं डरती, प्राइवेट कहते हैं कोई बात नहीं, नौकरी दो लेकिन बिजनेस को बढ़ाओ, पैसा कमाएंगे तो पैसा देंगे तो क्या दिक्कत है। डिमेरिट क्या था एलपीजी का? नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट किया हमने इस पूरे चैप्टर में। क्लास इंडस्ट्रीज की बात करी लेकिन एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं करी। रूरल एरिया कैसे ग्रो करेगा इसके बारे में बात नहीं करी। टैक्स सिस्टम इनएफेक्टिव था, टैक्स रेट कम करने के बाद भी टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ा। कंज्यूमरिज्म स्प्रेड हो गया, ये एक डिमेरिट मैं मानता हूं। बेमतलब के सामान बना के आजकल कंपनियां बेच रही हैं, तुमको जरूरत भी नहीं है फिर भी तुमको सामान बेचेगी। तुमको क्रीम लगाना है, एक ही क्रीम, क्रीम तो पहली बात लगाना ही नहीं है, तो खुद ही साबुन देते हैं, खुद ही रफ करेंगे आपके फेस को, फिर खुद ही बोलेंगे क्रीम लगाओ, फिर बोलेंगे सुबह का अलग, रात का अलग, सोने से पहले का अलग, सुबह सुबह उठने का अलग, ठंडियों में अलग, गर्मियों में अलग, बारिश में अलग, नहाने स्विमिंग पूल में जाते वक्त जो है अलग। शैम्पू भी 10 थे, शैम्पू भी करो, कंडीशनर भी करो, ये भी करो, वो भी करो, 10 चीजें आ जाती हैं। क्यों? उनको कुछ ना कुछ बना के आपको बेचना और पैसा बनाना है। तो कंज्यूमरिज्म इसी को कहते हैं। आप खुद ही तुम्हें सामान प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, खुद ही तुम्हें इलाज देंगे। अनबैलेंस ग्रोथ। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर बात ही नहीं करा, सिर्फ सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर के ऊपर बात हुई है एलपीजी के अंदर। तो ग्रोथ अनबैलेंस है ना। ग्रोथ तो तब होता है बैलेंस जब तीनों सेक्टर में आप काम करो। नाउ डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। डीमोनेटाइजेशन तो क्लास आपने पढ़ाई ही है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा था, और सॉरी बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आपने पढ़ा था, और यहाँ भी आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है डीमोनेटाइजेशन। इट इज अ सिचुएशन वेयर सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री विड्रॉ। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंस किया कि पुराने 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो जिन जिन के पास है वो किसी दुकानदार को ना दें, और दुकानदार आप ना भी लें। ये रद्दी है, ये कागज बेकार है। आप सीधे इसको बैंक में जमा करो और बैंक से नए 2000 के नोट लो, फिर बाद में बैंक ने नए 500 के नोट बनाए। आज की डेट में इसको भी सरकार ने बंद कर दिया। सरकार का मेन मोटो डिमोनेटाइजेशन क्या था कि लोग जो है वो बड़े बड़े नोट को ना इजिली घर में स्टोर करके रख लेते हैं छुपा के, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए। तो भैया हम इसे क्लास इस सारे पैसे को बाहर निकलवाएंगे, रद्दी कर दिया। और जिसको चाहिए ये रद्दी, सोचते हुए रद्दी ना हो तो बैंक में आके पैसे दो। किसी ने करप्शन किया होगा तो बैंक में आके पैसे क्यों देगा, फिर पकड़ा जाएगा तुम्हारे बैंक में इतना कैश कैसे जमा हो गया। तो अमीरों ने क्लास इसका लूप होल निकाल लिया, गरीबों को लाइन में लगवा के अपना ब्लैक को व्हाइट करवा दिया, बैंक मैनेजर से सेटिंग करके अपना ब्लैक जो है व्हाइट में कन्वर्ट करा दिया। तो उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, ये तो क्लास एक फ्लॉप डिसीजन था बीजेपी का। 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 and 1000 नोट्स ऑफ महात्मा गांधी सीरीज। इट वाज अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ न्यू 500 and 2000 नोट। इसमें 105 लोगों की जान चली गई क्लास, 15 लाख नौकरियां चली गई, और 500 और 1000 के नोट बहुत ज्यादा थे। लोगों की कतार है, ये रियल इमेजेस है, लोगों की लाइन देख रहे हो अपने पैसे बदलवाने के लिए। इस बेचारे के पास 500 रुपए हैं, मान लो 500 का नोट उसके पास है, 1000 का नोट उसके पास है, किसी चीज से जा रहा है सामान लेने के लिए, कोई सामान दे नहीं रहा, तो ये जाएगा बैंक में, और बैंक में वो पैसे जमा करके बैंक से दूसरे नोट लेगा जो वैलिड नोट है। और ऐसे सोचो क्लास पूरा भारत जो है लाइन में लग गया था। गरीब जो है वही लाइन में लगा था, अमीर लाइन में नहीं लगा था, क्योंकि ये जो लोग लगे हुए हैं गरीब लोग, इनको अमीरों ने पैसे दे दिए थोड़ा बहुत कि जाओ तुम हमारे बदले लाइन में लगो। तो दिक्कत गरीबों को हुई ना कि अमीरों को, समझ रहे हो बात को। और दिक्कत देना किसे चाहती है सरकार? अमीरों को। तो बाद में क्लास सरकार ने क्या किया, 99.30% पैसा जो है वो सिस्टम में बैक आ गया। और ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मेजर पैसा जो इकोनॉमी के अंदर था उसे बैंक के अंदर वापस हम लोग ले आए। तो मतलब पकड़ा कोई गया नहीं कि यार कोई पकड़ा गया हो इतने कैश के लिए, कोई पकड़ा नहीं गया। एम क्या था डिमोनेटाइजेशन? करप्शन खत्म करना। डिमोनेटाइजेशन का जो एम है, जो इलीगल एक्टिविटी है उनको पेनलाइज करना, करप्शन खत्म करना, ब्लैक मनी जो है मार्केट में उसको रोकना, टेरर फंडिंग को रोकना, टैक्स की चोरी को रोकना, और कैश लाइट इकोनॉमी को प्रमोट करना कि यार इंसान जो है ना वो कैशलेस पेमेंट करे। दिस इज कॉल्ड द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इंपैक्ट क्या हुआ? बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, कैश ट्रांजैक्शंस डिक्रीज हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं पीओएस मशीन से स्वाइप करके, या जो अब इसके बाद पेटीएम के मजे आ गए, सब लोग पेटीएम करो ऑनलाइन करने लगे। रियल एस्टेट प्राइस जो है वो घट गया, इनकम टैक्स कलेक्शन जो है बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। और लेकिन बाद में पेटीएम ने भी झोल किया, उसकी वजह से क्लास आरबीआई ने उसको पेनलाइज किया अभी। तो ये डिमोनेटाइजेशन का एम था, ये था क्लास आपका इम्पैक्ट। जीएसटी डीमोनेटाइजेशन के जस्ट बाद अगले साल 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हो गया जीएसटी एक्ट, जो क्लास करीब 20 साल से रुका हुआ था एक्ट, वो सरकार ने पास कर दिया। जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, सेंट्रल स्टेट टैक्स, इन सारे टैक्सेस को हटा दिया। हटाने के बाद सरकार ने एक नया टैक्स बना दिया, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब सम कर दिया, सबको जोड़ दिया कि 2%, 4%, 10% मत लो, इकट्ठा लो 18%, इकट्ठा लो 12%, इकट्ठा लो 5% या 28%, इकट्ठा ले लो आप ग्राहक से। दिखेगा तो कि हाँ जो टोटल ये है, छुपे हुए चीजें तो नहीं रहेंगे, एक बार ले लो जो लेना हो। दिस इज कॉल्ड जीएसटी। 1 जुलाई 2017 सीए डे वाले दिन क्लास इसको इफेक्ट में लेके आया गया, और इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे, सबको सबसम कर दिया जीएसटी में। सरकार का मेन पर्पस था वन नेशन वन टैक्स।
कुछ चीजें ऐसी जिस पे जीएसटी नहीं लगता, लाइक कुछ नेसेसिटीज हैं, बुक्स हैं। कुछ चीजों पे स्टैंडर्ड लगता है 12 से 18%। कुछ चीजों पे क्लास जो मास कंजप्शन के लिए होता है, आप खाना वगैरह खाते हो क्लास किसी रेस्टोरेंट के अंदर, तो 5% खाने पीने की चीजों पे। और जो डीमेरिट गुड्स हैं, मतलब सरकार चाहती है आप इसे ना ही खरीदो, पॉल्यूशन होता है गाड़ियों से, महंगी गाड़ी खरीद रहे हो आप, या फिर जो रिच क्लास सेक्शन में चले गए आप, तो जीएसटी का रेट 28% है। तो 5% से लेकर 28%, और कुछ सामान के लिए वो फ्री भी है। जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान से समझना, अगर क्लास जीएसटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और विद इन द स्टेट लगता है तो दो लगता है क्लास, स्टेट के अंदर सामान यूपी से यूपी बेच रहे हो तो सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आधा आधा सरकार रख लेती है। अगर 18% है तो 9% स्टेट रखेगा और 9% सेंट्रल रखेगा। लेकिन अगर आप यूपी से बेच रहे हो पंजाब में, सीधा 18% जो है वो आईजीएसटी लगेगा। बिल पे देखना लिखा रहता है आईजीएसटी, अगर आप दूसरे स्टेट से सामान खरीदते हो तो। और विद इन टेरिटरी खरीद रहे हो सामान तो सीजीएसटी, ये आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और आधा यूनियन टेरिटरी रखेगी, यूटी जीएसटी। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जीएसटी स्ट्रक्चर। फीचर्स की बात करें जीएसटी की तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, एक ही बार में टैक्स लगा दिया जाता है, सारा टैक्स मर्ज करके। मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। ए ने बी को बेचा तो बी टैक्स भरेगा, बी ने सी को बेचा तो सी टैक्स भरेगा, सी ने डी को बेचा डी टैक्स भरेगा, डी ने ग्राहक को भेजा तो ग्राहक टैक्स भरेगा। तो ये मल्टी, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स है, जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है टैक्स सिर्फ उस पे ही पे करना है। लाइक मैंने क्लास कुछ लकड़ियां खरीदी, समझना मेरी बात को, मैंने कुछ लकड़ियां खरीदी 10,000 की, और मैंने सरकार को टैक्स दे दिया 10,000 पे 1800, मैंने 11,800 रुपए का पेमेंट किया। 10,000 की लकड़ी, सरकार को टैक्स दिया कितना, 1800, मान लेते हैं जीएसटी 18% है। फिर मैंने इस 10,000 की लकड़ी को बेचा आगे, 20,000 में मैंने सेल कर दिया, तो फिर 20,000 पे मैं ग्राहक से 18% वसूलूंगा कि मैं आगे बेच रहा हूं। तो ग्राहक से 3600 रुपए टैक्स वसूला, मैंने बेचा 23,600 का, मैंने बेचा, सामान था 20,000 का बट बेचा कितने में, 23,600 में, 3600 टैक्स वसूला। तो ये जो 3600 रुपए मैं ग्राहक से वसूल रहा हूं, ये 3600 सरकार को नहीं दूंगा मैं, इस 3600 में से मैं 1800 तो पहले ही सरकार को दे चुका हूं, माइनस करके बाकी 1800 सरकार को दूंगा। मतलब मैं सरकार को दे 3600 ही रहा हूं, लेकिन 1800 पहले दे चुका था, तो अब मैं सिर्फ 1800 और दूंगा। तो मेरी जेब से कोई भी टैक्स नहीं गया, टैक्स पूरा का पूरा 3600 रुपए किसकी जेब से गया, ग्राहक की जेब से। आई क्लास बात समझ? तो मैंने जो टैक्स पे किया था मुझे उसका क्लास रिम्बर्समेंट मिल जाता है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है। तो जो 10,000 का सामान मैंने खरीदा, मैंने अपना वैल्यू 10,000 और ऐड किया, तब जाके 20,000 का बेचा है। तो मैंने वैल्यू ऐड कितना किया, 10,000, तो मैं इस बार सरकार को सिर्फ उसी का 18%, 1800 दूंगा, मैं पूरे पे नहीं दूंगा। पूरे पे दूंगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जीएसटी। यूपी से पंजाब में बेचा तो पंजाब की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, पंजाब से हरियाणा में बेचा तो हरियाणा की गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, हरियाणा से बिहार बेचा तो बिहार की गवर्नमेंट। जहां पे गुड्स का कंजप्शन हो रहा है, डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान जहां पे है गुड्स का, वहां पे टैक्स लगाया जाएगा। ये बहुत सारा अकाउंटिंग टर्म आ गया, लेकिन हाँ सिलेबस में है तो मैंने क्लास करा दिया आपको। फीचर्स ऑफ जीएसटी, एडवांटेज क्या हुआ जीएसटी का, टैक्स प्रोसेस सिंपल हो गया, एक ही बार लगता है, ट्रांसपेरेंसी है, आपको दिख जाएगा सीधा टोटल जितना लगा है, अलग अलग छुपा हुआ कुछ नहीं है। बिजनेस करना आसान हो गया बिजनेसमैन के लिए, सेल्स सरकार की बढ़ गई, टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू क्लास मॉडिफाई किया गया, तो अभी बेहतर है, एक ही टैक्स है, तो टेक्नोलॉजी अच्छा लगाया गया उसके अंदर, अपडेट किया गया टेक्नोलॉजी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ और इकोनॉमिक ग्रो भी हुआ। इवन सरकार की भी टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गया। एक एडवांटेज ये भी लिख सकते हो कि सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। ये है एडवांटेज जीएसटी का। जितने भी इंपोर्टेंट डेट, डाटा, इवेंट इस चैप्टर में एक एक करके ध्यान से समझना, सारा का सारा इंपोर्टेंट डेटा दे दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ। आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 का है, लेकिन स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ। गैट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1948। शुरू में कितनी कंट्री थी, 23 कंट्री। गैट की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये किसका क्लास प्रेसिडर है, डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ बाद में आया 1995 में। 14 बड़े बैंकों का सरकार ने नेशनलाइज किया था 1969, जुलाई 1969 में सरकार ने जो 14 बड़े बैंक था उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार ने बोला तुम सरकारी बैंक हो, तुम्हारा मेन मोटो जो है वो समाज का भला करना है। समझ रहे हो बात को? तो सरकार ने इनको बोल दिया कि तुम प्रॉफिट के लिए काम मत करो, तुम सरकारी बैंक बन गए। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर और पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। कब आया, जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को आया। मेंबर जो डब्ल्यूटीओ में है वो 164 है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया, सितंबर 2014 में। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, 8 नवंबर 2016 में। 500 और 1000 की
जो पुराने नोट थे उसको सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। जीएसटी एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में कब, 29 मार्च 2017। जीएसटी का जो एक्ट है वो इफेक्ट में कब लेके आया, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 सीए डे होता है, जो बच्चे सीए करेंगे वो डेट हमेशा याद रखेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भेल ऑयल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, इसको बोलते हैं महारत्न। नवरत्न में क्या आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल जिसको बोलते हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नवरत्न बोलते हैं उसको, ठीक है, नवरत्न। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी जो ट्रेन की बुकिंग करते हो ना, इंडियन रेलवेज का जो है, और बीएसएनएल, इसको बोलते हैं मिनी रत्न। क्या बोलते हैं, मिनी रत्न, राइट। कोविड 19 यानी कोरोना वायरस डिजीज, कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019 में पाया गया, बट इंडिया में कब आया क्लास, यहाँ पे सॉरी जो नेम दिया गया क्लास इसको, वो WHO ने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेम कब दिया, 2020 में दिया, पाया गया 2019 में पहली बार, इसलिए कोविड-19 बोलते हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है 1990 क्लास 16% तक पहुंच गया था, 6.7 से, है ना, 1991 से पहले। और इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो हमारी थी लगभग 36% थी। हमारे ऊपर कर्जा बहुत था, फिस्कल डेफिसिट हमारे जीडीपी का 8.4% था, जिसकी वजह से रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। मेक इन इंडिया और जनधन योजना स्कीम सरकार 2014 में लेके आई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कितनी इंडस्ट्री रिजर्व थी पब्लिक के लिए, शुरू में 8 थी, है ना, पब्लिक कंपनी के लिए शुरू में 8 थी, बाद में इसको घटा के 3 कर दिया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कि भाई तुम लोग जो है अब सिर्फ सरकार के लिए काम करो, 1949 में। एक्ट कब पास हुआ था, 1934 में। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज द फुल फॉर्म सीपीएसई, जिसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, महारत्न, मिनी रत्न और अगला कौन सा है, नवरत्न, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, पास हुआ और इसको रिप्लेस किसने किया, कंपटीशन एक्ट में। तो एमआरटीपी एक्ट जो है पास हुआ था 1969 में। 100 करोड़ से ऊपर वाली एसेट रखने वाली कंपनी को बहुत सारे डिक्लेरेशन, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता था, उसे क्लास हटा दिया 1991 में और उसको नया एक्ट बना दिया, कंपटीशन एक्ट 2002। एमआरटीपी मतलब मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सरकार, कुछ ऐसी कंपनियां पहले होती थी ना जो मोनोपोली क्रिएट करना चाहती थी, मोनोपोली मतलब वन सेलर, सारी छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लो, उनको बंद कर दो, फिर अकेले बड़ी कंपनी बचो, फिर लूटो ग्राहक को, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मान लो जियो आता है, जियो ने सबको फ्री में सिम दिया, बाकी कई सारी कंपनियां बंद हो गई टेलीकॉम की, अकेला बचा जियो। अब जियो जितना भी रिचार्ज तुमसे लेगा तुम दोगे, तुम मजबूर हो, तुम फंस चुके हो। दिस इज कॉल्ड एमआरटीपी। हालांकि अब तो एयरटेल है, वोडाफोन है, ऐसी चीजें हैं, बट लेकिन अगर मान लो सभी बंद हो जाए, खाली जियो बचे, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, जियो ही एक ही ऑप्शन है, वो चाहे 1000 रुपए ले, चाहे 2000 रुपए ले, चाहे 800 रुपए ले, तुम्हें तो रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने एक्ट बनाया था, एमआरटीपी एक्ट, बाद में बदल के नाम उसका कंपटीशन एक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये 3rd चैप्टर था। कोशिश करी कि आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज करा दूं। आप मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं 3rd चैप्टर में, कहीं भी कोई डाउट हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। यार जी जान ला के आप और हम सब लगे हुए हैं, देखना बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों में क्लास हमारा रिजल्ट बेहतर आएगा। बस वीडियो को क्लास लाइक जरूर कर देना, अच्छा लगे तो क्लास कमेंट करके मुझे बताना, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। हर एक क्लास 12th के बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ क्लास, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक इसे याद करके आना, अगला चैप्टर पढ़ के आना, है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।